नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और 4 बड़ी खबरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर श्रीनगर से है, जहां अशोक स्तंभ का अपमान हुआ है। श्रीनगर की प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह में आज चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। वहां महिलाओं को आगे कर उन्मादी भीड़ ने दरगाह में लगे शिलालेख को तोड़ना शुरू कर दिया। देश के प्रतीक अशोक चिन्ह को टारगेट कर पत्थर से हमला किया गया। तो दूसरी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अज्ञात हमलावरों ने 2 युवकों को मौत के घाट उतार दिया। हमलावरों ने दोनों युवकों को गोली मारी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब बताते हैं आपको तीसरी खबर के बारे में, जहां पर देश भर में कई राज्यों में मानसूनी बारिश ने आफत मचाई हुई है। कई राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ से हाल बेहाल है। मूसलाधार बारिश से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बुरा हाल है। और अब बात करते हैं चौथी और आखिरी खबर की। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। दमकल कर्मियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तो बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बड़ा बवाल हो गया है। यहां के हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह की पट्टिका पर पत्थरबाजी की गई। अराजक तत्वों ने इस पट्टिका पर जमकर पत्थर बरसाए। भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो गई। कश्मीर की मशहूर हजरत बल दरगाह एक नए विवाद का केंद्र बन गई है। यहां हाल ही में बने गेस्ट हाउस की आधारशिला पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ लगाए जाने के बाद बवाल मच गया है। और ये पहली बार है जब दरगाह परिसर में इस प्रतीक का उपयोग हुआ है। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया। विरोध इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने प्रतीक को क्षतिग्रस्त कर दिया। भीड़ का आक्रोश दरगाह के भीतर लगे शिलापट पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के अंकित होने को लेकर था। लोग शिलापट से अशोक स्तंभ को एकेश्वरवाद और इस्लाम की भावना के विपरीत बताते हुए तुरंत हटाने की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरखशाह अंद्राबी ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पीएसए के तहत कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थानीय लोग और नेताओं ने आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि दरगाह के अशोक स्तंभ से परहेज क्यों? श्रीनगर के उन्मादियों को यह अशोक स्तंभ पसंद क्यों नहीं आया और इसे तोड़ने की घटना आखिर सामने क्यों आई है? तो श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में ये बवाल हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी, और श्रीनगर से हमारे साथ नासिर खान भी जुड़े हुए हैं। तो नासिर, सबसे पहले आपका ही हम रुख करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर इस राष्ट्रीय चिन्ह को हटाने की कोशिश की गई है, इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या कुछ उस वक्त भीड़ कह रही थी और क्या इससे पहले इसकी मांग की गई थी कि यहाँ से इस चिन्ह को हटा दिया जाए? देखिए, बिल्कुल जी। तो ये 4 दिन पहले जो इनॉग्रेशन स्टोन है वहां पे लगाई गई थी 3 सितंबर 2025 को, जब वहां पे काम हुआ था दरख्शां अंद्राबी वक्फ बोर्ड की तरफ से। उसके बाद जब ये स्टोन लगाई गई तो तब सबने वेलकम किया, और तब भी लोगों की काफी भीड़ जो है वहां पे देखने को मिली, जिन्होंने फोटोज लिए, जिन्होंने वीडियोज अंदर लिए। ऐसी मस्जिद, ऐसी श्राइन का काम मुझे लगता है कश्मीर में पहली बार हुई है जहां इस तादाद में लोग उस काम को देखने को चले थे, और लोग बेहद खुश थे। कल ईद उल मिलादुन नबी की तकरीब आज वहां पे थी, और आज भी ईद उल मिलादुन नबी है। कल देश के ये कश्मीर के कोने कोने से लोग वहां पे पहुंचते हैं, और उसके साथ साथ जो है वहां पे नमाज अदा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस अशोक चिन्ह पे नजर पड़ी, और उसके बाद जो है भीड़ उमड़ पड़ी और उन्होंने बाहर से पत्थर लाया। लेकिन जो वहां के मैनेजर है उनका ये कहना है कि पत्थर यहाँ पे कोई था नहीं है। साफ लगता है कि ये पहले स्क्रिप्टेड था। लोगों ने पत्थर, जो 3 लोग हैं उन्होंने पत्थर बाहर से लाया, और इसके बाद जो है इस अशोक चिन्ह पर टूट पड़े। उसके साथ साथ हमने देखा फिर महिलाओं को जो भी है, महिलाओं को भी उकसाया गया, महिलाओं को भी आगे किया गया। जब जम्मू कश्मीर पुलिस की जमा वहां पे पहुंचे और उस भीड़ को काबू किया, लेकिन उसके बाद जो है उन व्यक्तियों ने जो है महिलाओं को जी। महिलाओं को भड़काया, और उनको भी जो है इस पत्थर तोड़ने पे जो है मजबूर किया। उसके साथ साथ हमने देखा फिर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन जो है डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता के साथ बात करते हुए कहा कि जो भी लोग इस घटना के पीछे है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी बताते चलिए कि 5 दिन पहले जब जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनके साथ निभाते हुए एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर वहां पे पहुंचे थे, तो उनको अलाउड अंदर नहीं किया गया। तब भी वक्फ और जम्मू कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है उनके बीच में तो मैं हुई थी, तो उसे साफ लगता है। और कल यूं ही ये घटना घटी, उससे पहले उसके बाद ही तनवीर साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए है उन्होंने भी एक ट्वीट करके
इसकी निंदा की और जो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका समर्थन किया और अशोक चिन्ह की निंदा की। उसके साथ साथ हमने देखा फिर प्रोटेस्ट इतना भयंकर हुआ कि पुलिस को बाहर करना पड़ा, उन महिलाओं को भी, उन पुरुषों को भी बाहर करना। देर रात तक जो है वहां पे जी। पुलिस मौजूद थी और अभी भी लोगों की जो डिमांड है वो कह रहे हैं कि ये पत्थर जो है यहाँ से पूरी तरह से जब तक हटेगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। वही दरख्शान अंद्राबी का भी कहना है कि जब तक इन व्यक्तियों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद नहीं किया जाएगा तब तक मैं भूख हड़ताल में बैठूंगी। तक कहीं ना कहीं एक नया विवाद जो है कश्मीर जी घाटी में शुरू किया गया है। उसके बिल्कुल, साथ और साथ ऐसा नासिर नहीं लग रहा था क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हुए थे, सब कुछ ठीक ठीक पटरी पर आ रहा था, तो उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से कोई घटना सामने आ जाएगी जहां पर अशोक स्तंभ के सचिन को हटा दिया जाएगा, तोड़ा जाएगा। रमन भी हमारे साथ जुड़े। रमन, यहाँ पर किस तरह की सोच एक तरह से पनप रही है या किसी ने भड़काया है लोगों को, क्या माना जाए? यानी कि स्थिति अभी बेहतर नहीं है। अगर इस राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर इतना विवाद हो रहा है तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सोच जरूर यहाँ पर पैदा की जा रही है जिससे कि एक तरह से कश्मीर को लेकर जो पहले बात कही जाती थी कि वो भारत का हिस्सा नहीं है, आज भी उसी सोच पर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल गीतू, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अलगाववाद की सोच जो है वो दोबारा से अपना सर उठाने की कोशिश कर रही है। और अलगाववाद का सोच तभी अपना सर उठाने की उसको ताकत मिलती है जब उसको राजनीतिक संरक्षण जो है वो मिलता है। कल जिस तरीके से हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया, हालांकि उन्होंने धर्म के नाम पर जो है इसे कहा गया कि लोगों की ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है और इसलिए वहाँ पर जो है इस तरीके की तोड़फोड़ देखने को मिली। यानी कि उन्होंने एक तरह से इस तोड़फोड़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब से जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, यानी कि अक्टूबर 16, 2024 जब उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है, तब से ही लगातार हम देख रहे हैं कि एक टकराव की स्थिति जो है वो केंद्र सरकार और उमर अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है उसके नुमाइंदों के बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा में भी ये तस्वीरें हमने देखने को मिली जब उन्होंने धारा 370 को लेकर एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया था और उसके बाद एक टकराव की स्थिति जो है विधानसभा में, चाहे वो कश्मीर का विधानसभा सत्र हो या जम्मू में जब बजट विधानसभा का सत्र हुआ, तो उस बीच जो है वो एक टकराव देखने को मिला। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर राजनीति को एक बार फिर राजनीति के साथ साथ अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और हम ये नहीं कह सकते कि पूरा कश्मीर इसके अंदर शामिल है, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे जरूर हैं जिनकी मानसिकता अभी भी कश्मीर घाटी के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लेकर है। क्योंकि जब 2-3 दिन पहले जब इस पत्थर को वहां पर लगाया गया था, इसका इनॉग्रेशन खुद डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, उनकी तरफ से किया गया था, तब किसी तरीके की कोई आपत्ति जो है वो किसी की तरफ से दर्ज नहीं किया गया था। तमाम हजरत बल दरगाह के जो नुमाइंदे थे, जो लोग थे, वो वहां पर मौजूद थे। और हजरत बल दरगाह जो है वो पुराने समय से कहीं ना कहीं विवादों का और हजरत बल दरगाह का एक नाता रहा है। क्योंकि पहले भी हम देख रहे थे कि जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, बिल्कुल रमन, और अब ये नया विवाद, जी अब ये नया विवाद, ऐसे में देखना होगा कि क्या इसमें से निकलकर सामने आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है कि आखिर किस तरह से इस राष्ट्रीय चिन्ह को आप हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। नासिर का धन्यवाद करना चाहेंगे। रमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते, दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी, 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने युवकों को गोली मारी, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की घटना है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई है। अज्ञात हमलावरों ने युवकों को गोली मारी है, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर कि कैसे ये जो अपराधी इतने बेखौफ घूम रहे हैं कि 2 युवकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। बताया जा रहा है अज्ञात हमलावरों ने युवकों को गोली मारी है। मामले की जांच में पुलिस लगी हुई है, लेकिन दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की घटना अपने आप में हैरान करने वाली है। 2 युवकों को गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अज्ञात हमलावर थे जो यहां पर आए और इन पर फायरिंग की है, इन्हें मौत के घाट उतारा गया है। तो दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की घटना, हालांकि पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अज्ञात हमलावर थे ये जिन्होंने युवकों को गोली मारी। विवाद क्या था यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है, छानबीन कर रही है और ऐसे में अज्ञात हमलावरों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर कि आखिर जिस तरह से यहाँ पर इन युवकों पर हमला किया गया, क्या इन बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं था? और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, एक बार फिर से एक बहुत बड़ी घटना है ये, दिल्ली में क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, सवाल उठ रहे हैं। पहले तो बताइए पूरा मामला है क्या और क्यों ये हत्या की गई है?
देखिए गीतू, शुक्रवार देर शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास दिल्ली के हर्ष विहार, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, हर्ष विहार इलाका, वहाँ के प्रताप नगर में जो एक सुधीर और जो राधे प्रजापति है, दोनों दोस्त हैं, उनकी अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब उनको जीटीबी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हालांकि अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि दोनों जो मर्डर के आरोप में 10 सालों से तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे और बीच तकरीबन 11 महीने पहले ही वो जेल से बाहर आए थे। इस दौरान उनका एक इलाके में ही रहने वाले एक शख्स के साथ जो है सुधीर का झगड़ा हुआ था, हाथापाई भी हुई थी, जिसमें सुधीर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। कल देर शाम को सुधीर और जो राधे है वो इलाके में ही एक जो पार्किंग चलाते हैं, जहां पे बैटरी रिक्शा को चार्ज किया जाता है, तमाम दूसरे स्कूटर्स पार्क होते हैं, वहां पर वो बैठे हुए थे। तभी वहां पर कुछ अज्ञात हमलावर पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई राउंड गोलियां दोनों पर चला दी, जिसमें एक एक गोली दोनों को लगी और दोनों में इस वारदात में दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि वो आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों की फुटेज खंगाल रही है और साथ ही जो घर वालों के जो बयान है कि जिसमें कुछ दिन पहले दोनों से झगड़ा हुआ था इलाके के ही कुछ लोगों का, उनको लेकर भी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कल जो डबल मर्डर की जो वारदात को अंजाम दिया गया था ये उन्हीं लोगों ने अंजाम दिया या किसी कुछ और लोग थे। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले पे और कुछ ज्यादा बोलने से बच रही है, क्योंकि उसका ये कहना है जब तक दोनों हमलावर जो है वो जो पकड़े नहीं जाते तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो हत्याकांड हुआ है, डबल मर्डर हुआ है, ये पूरा पिछली कई सालों से चली आई रंजिश है या हाल फिलहाल में जो झगड़ा हुआ था उसका नतीजा है। जी बिल्कुल रजनीश, लेकिन सवाल उठ रहा है कानून व्यवस्था पर, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन इसी तरह की घटनाएं आम हो गई हैं और यहाँ पर बदमाशों में खौफ नहीं है। यानी दिल्ली पुलिस की पकड़ या तो कमजोर हो रही है या जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर वो इतना कमजोर है कि इस तरह के जो हौसले हैं बदमाशों के बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए गीतू, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर SBK सिंह को जो है दिल्ली पुलिस की एडिशनल जो है वो चार्ज दिया गया था, लेकिन उस दौरान तकरीबन 20 से 21 दिन का उनका पूरा कार्यकाल था। उस दौरान ना सिर्फ दिल्ली में क्राइम बढ़ा, ताबड़तोड़ वारदातें हुई, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर भी जो है हमला हो गया और इसी का नतीजा उनको भुगतना पड़ा, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। और फिलहाल अब जो है वो सतीश गोलचा जो पूर्व में DG तिहाड़ थे, उनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कमान सौंपी गई है और वो लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक मीटिंग्स कर रहे हैं और इन्हीं दिल्ली में जो बढ़ते हुए क्राइम्स हैं जिनकी वजह से जो पिछले जो पुलिस कमिश्नर थे SBK सिंह, उन्होंने कुर्सी गंवाई थी। मौजूदा पुलिस कमिश्नर ऐसी कोई भी कोताही बरतना नहीं चाह रहे हैं, वो लगातार वो ताबड़तोड़ ना सिर्फ स्पेशल सेल के साथ बल्कि स्पेशल ब्रांच के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में अभी भी माहौल उसी तरीके का है, ताबड़तोड़ वारदातें भी हो रही हैं, पिक पॉकेटिंग, छेड़छाड़, लड़ाई झगड़ा, फायरिंग, ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि वो जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस तरीके की दयनीय है या जिस तरीके की लचर जो है वो स्थिति दिल्ली में बनी हुई है उसको दुरुस्त किया जाएगा। बहुत जल्द अपराधी जो है वो दिल्ली पुलिस के नाम से एक बार फिर खौफ खाने लगेंगे। धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस कह रही है कि वो इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर, आपदा वाले इलाकों का जायजा लेंगे पीएम। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ से आफत आई हुई है, तो कश्मीर का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और इस दौरान वो बाढ़ से बिगड़े हालातों का जायजा लेंगे। बाढ़ ने पंजाब में हाहाकार मचाया है, जबकि दिल्ली NCR के कई इलाके यमुना के पानी में डूबे हुए हैं। तो बाढ़ से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कई जिले बेहाल हैं। बाढ़ के पानी ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और जायजा लेंगे कि आखिर कहां पर कितना नुकसान हुआ है। बात करें उत्तर भारत की तो एक बड़ी तबाही यहां पर देखी गई है, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसके चलते यहां पर जो कनेक्टिविटी है वो पूरे देश से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। नेशनल हाईवेज यहां पर तबाह हो गए हैं क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई और ऐसे में बादल फटने से कुछ ऐसे नदियां हैं जो बहुत ज्यादा उफान पर आ चुकी है, जिसके चलते पुल जो थे वो यहां पर टूट चुके हैं। तो एक तरह से जो कनेक्टिविटी है एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने की वो खत्म हो चुकी है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर एक तरह से पूरी तरह से कट चुका है देश के बाकी हिस्सों से, क्योंकि यहाँ पर जितने पुल थे, हाईवेज थे, सब पर कहीं ना कहीं बाढ़ का प्रभाव देखा जा रहा है।
पुल टूट चुके हैं या पुलों के ऊपर बाढ़ का पानी इतना ज्यादा है कि लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने की यहाँ पर किसी भी तरह से कोशिश नहीं की जा सकती, क्योंकि लोगों को यहाँ पर बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। बात करें यहाँ पर दूरसंचार सेवाओं की, उन पर एक बड़ा प्रभाव आया है, क्योंकि आए दिन बादल फाड़ की जो घटनाएं सामने आ रही है, बादल फटने की जो घटनाएं सामने आ रही है, वो लोगों के जीवन को तबाह किए हुए है। तो एक तरह से जो जीवन है वो पटरी से उतर गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। देखिए कितना इलाका प्रभावित हुआ है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इतनी ज्यादा बाढ़ आ चुकी है कि लगभग सभी जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। किसानों की फसलें चौपट हो चुकी है, किसान एक तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में उस सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि जो उनका कर्ज है वो माफ कर दिया जाए, या जो उनकी लागत रही है यहाँ पर खेती किसानी की उसे माफ कर दिया जाए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं यमुना पुल दिल्ली की तस्वीरें, जहाँ पर यमुना का जो लेवल है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है। रियासी की तस्वीरें आप देखिए जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। कठुआ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बादल फाड़ तबाही देखी जा रही है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का भी यही हाल है, जहाँ पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मथुरा की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए किस तरह से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गुजरात में भी यही आलम है। तो दिल्ली में बाढ़ का संकट बरकरार है और यमुना का जलस्तर कम होने के बाद भी राहत नहीं दे रहा है। निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली का हाल बना हुआ है। लोहे का ये पुल है, पहली तस्वीर में नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर यमुना किस तरह से अब इस लोहे के पुल को टच करने वाली है, छूने वाली है। और खतरे के निशान से पहले ही 2 मीटर ऊपर यमुना बह रही थी और ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं वो डरा रही हैं। तो यहाँ पर धूप तो खिली हुई है, लेकिन जलस्तर उस तरह से कम नहीं हो रहा है जितनी उम्मीद की जा रही है, या कि जिससे कि बाढ़ की जो खतरे की घंटी है वो ना बजे, यानी जो खतरा है वो ना टले। ऐसा इतनी धूप अभी नहीं निकली है। हालांकि धीरे धीरे जलस्तर कम होने की बात जरूर कही जा रही थी। वही दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो हालात हैं वो बने हुए हैं। तो दिल्ली में बाढ़ का संकट बरकरार है। यमुना का जलस्तर कम होने के बाद भी राहत नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें यमुना के जलस्तर की तो यहाँ पर समझिए 3 सितंबर 2025 को 207.78 मीटर का ये जलस्तर हो चुका है। 4 सितंबर की अगर बात करते हैं तो 207.54 मीटर, यानी कमी यहाँ पर देखी जा रही है। 5 सितंबर की बात करें 207.34 मीटर, और 6 सितंबर की अगर बात करते हैं 206.75 मीटर का ये जलस्तर, जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन राहत बिल्कुल नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी भी कई इलाके जलमग्न हैं। और यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि अभी भी जो बारिश है वो हो सकती है। अगले जो कुछ घंटे हैं वो काफ़ी संवेदनशील है, यानी कि अलर्ट यहाँ पर कर दिया गया है कि कुछ भी हो सकता है। बारिश के चलते जो जलस्तर है वो फिर से बढ़ सकता है। अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, वहाँ से अगर हथिनीकुंड बैराज के डैम्स के गेट खोले जाते हैं तो ये स्थिति और ज़्यादा विकराल हो सकती है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा फर्क तो दिखाई दिया, लेकिन अभी उतना फर्क पानी के लेवल को नीचे घटने में नहीं दिख रहा है जितना कि होना चाहिए। अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। तो 205 का जो मीटर है वो खतरे का निशान है, और ऐसे में 206.75 मीटर पर अभी यमुना बह रही है। और वहीं बाढ़ को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार। मंत्री कपिल मिश्रा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। कपिल मिश्रा ने राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली है। तो अब जरूरत है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर लोगों को मदद पहुंचाई जाए, और ऐसे इलाकों का दौरा भी किया जा रहा है। और ऐसे में मंत्री कपिल मिश्रा ने यहां दौरा करते हुए राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली है। तो बाढ़ को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार फिलहाल दिखाई दे रही है। जगह जगह जो मंत्री है वो पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों को यहाँ पर राहत कैंप जो है वहां पर सभी सुविधाएं मिले। कपिल मिश्रा ने राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली है। ये बड़ी खबर दिल्ली से। बाढ़ को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार। तो मंत्री कपिल मिश्रा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। कपिल मिश्रा ने राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली है। तो यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन्हें अब राहत दी जाए। जो कैंप्स हैं वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, उनके रहने की व्यवस्था क्या है, क्योंकि अभी ये लोग वापस अपने घरों में नहीं जाने वाले हैं। बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो जलस्तर हो सकता है थोड़ा घटने लगे, लेकिन अभी भी खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है। ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, राहत कैंप का जायजा भी वो ले रहे हैं। खासतौर से पशुओं को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उनके लिए भी अब उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है।
और लगातार ये जो हालत है पूरे उत्तर भारत में बनी हुई है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी यही हालात बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी भी जुड़े हुए हैं। रमन, देखिए लगातार जो बातचीत हो रही है बारिश के प्रभाव को लेकर, बाढ़ के प्रभाव को लेकर, वो हम देख रहे हैं बारिश के लिए अलर्ट है और ऐसे में जिस तरह से जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ रहा है वो चिंता पैदा कर रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की और मौसम फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर बना हुआ है और क्या मौसम विभाग कह रहा है? देखिए गीतू, पिछले 3 दिनों से मौसम साफ है, सूरज देवता के दर्शन हो रहे हैं और आसमान में धूप जो है वो खिली हुई नजर आ रही है। और मौसम विभाग ने अभी कोई नया अलर्ट जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के लिए जारी नहीं किया है, यानी कि अभी कुछ और समय जो है वो मौसम साफ रह सकता है। लेकिन इसके बावजूद मुश्किलें जो हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 26 तारीख से लेकर 3 सितंबर तक जो है जिस तरीके से बारिश ने अपना कहर बरपाया है, तमाम वो दूर दराज के जो इलाके हैं जो इस समय मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं, लगातार वहां तक पहुंच बनाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। ऐसे में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम जो है वो कहीं ना कहीं राहत का जो है वो काम कर रही है। और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर क्या कुछ नुकसान हुआ है उसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से देश के गृह मंत्री आए थे उसके बाद एक केंद्रीय टीम का गठन किया गया है जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाकर कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रही है। उसका एक आकलन और डाटा इकट्ठा करने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ी राहत पैकेज जो है वो अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन इस बीच में जो खबर निकल कर आ रही है कि अगले सप्ताह में प्रधानमंत्री दूर दराज के जो इलाके हैं जो बाढ़ ग्रसित हैं, जहां पर नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड से रोड बह गई है या पुल ध्वस्त हो गए हैं बाढ़ के पानी में, उन सब इलाकों का जायजा ले सकते हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल रमन, और कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही है। हम देख रहे हैं जम्मू से ये तस्वीर है जहां पर जो नदियां उफान पर है, उनके किनारे पर अब पत्थर जो हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं जिससे कि ये जो कटान है बहुत ज्यादा ना हो और किनारे पर ही ये जो पानी का बहाव है इसे रोका जाए। क्या इस तरह की तस्वीरें आप भी देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से चेनाब दरिया की तस्वीरें कल हमने दिखाई थी, जिसने बांध काट दिया था, बांध को तोड़ दिया था और उसके बाद वो पानी रिहायशी इलाकों के अंदर घुसना शुरू हो गया था, तो वहां पर अब जो है वो पत्थरों का क्रेट डालकर और बोरियों डालकर जो है वो पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके की तस्वीर जो है वो कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है, जिसने जहाँ पर झेलम दरिया ने कई जगह पर जो है अपने बांध को तोड़ दिया, चाहे वो पामपोर का इलाका हो, चाहे वो अवंतीपुरा का इलाका हो या फिर जो साउथ कश्मीर का इलाका है जहाँ पर रिहायशी इलाकों में और जो बगीचे हैं सेब के, वहाँ पर पानी भरना जो है वो शुरू हो गया था। तो वहां पर लोग, एक तो सरकारी अमला जो है वो कामकाजी कर रहा है, लेकिन अपनी जमीनों को बचाने के लिए लोग भी लगातार मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पिछले दिनों तस्वीरें देखी कि किस तरीके से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आम लोग जो हैं वो रेत की बिल्कुल रमन, और ऐसे में जरूरत है प्रशासन तो मदद करे ही, अब जो लोग हैं उन्हें भी खुद आगे आकर अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।